नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में, यानी उच्च न्यायालय के बारे में। इससे जो पिछला लेक्चर था दोस्तों इंडियन पॉलिटी का, उसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था, यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया था, सर्वोच्चतम न्यायालय के बारे में बताया था। और उम्मीद करता है कि वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, डिटेल से मैंने उस टॉपिक को कवर किया था, तो आपको दोस्तों उच्च न्यायालय भी बड़ी आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए पिछले लेक्चर को भी आप जरूर देखें अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 214 से लेकर 231। ये आर्टिकल जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित है, तो इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। और यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 214, जो कि हाई कोर्ट का ये पहला अनुच्छेद है। ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य के लिए। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 214 कह रहा है। लेकिन आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है, एक राज्य और एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसमें एक संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संसद बिल द्वारा एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अगर परिस्थिति कुछ ऐसी है तो संसद क्या कर सकती है? यहाँ पे संसद द्वारा एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे जैसे मद्रास उच्च न्यायालय है, मद्रास हाई कोर्ट, तो ये आपका किसका है? तमिलनाडु का भी है, तमिलनाडु का हाई कोर्ट है, और साथ साथ ही अंडमान का। तो यहाँ पे देखो, एक हाई कोर्ट यहाँ पे एक से अधिक, एक राज्य और एक यूटी का ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु का और अंडमान का। उसी प्रकार अगर हम बात करें मुंबई हाई कोर्ट, ये महाराष्ट्र का तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों ये दादरा और नगर हवेली और गोवा का भी है। उसी प्रकार से जो गुवाहाटी है वो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी ये किसका है? ये असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों का ये क्या है? हाई कोर्ट है। तो केवल यही नहीं यहाँ पे कि एक राज्य का एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे संसद इस पर क्या बना सकती है? संसद यहाँ पे राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। तो एक से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम अगर हम बात करें भारत में, सभी राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय है। लेकिन कई जगह एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक यूटी का एक ही उच्च न्यायालय भी है। तो अनुच्छेद 214 ये यहाँ पे कहता है। और ये 7वां संविधान संशोधन 1956, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जिसके माध्यम से एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। देखो, सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि एक प्रमुख न्यायालय है, ठीक है। इसने जो कह दिया है वो जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उन पर लागू होगा। यानी उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए क्या है यहाँ पे, जो भी उसने आदेश दे दिया है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय यानी आदेश, वो एविडेंस के रूप में यानी अभिलेख के रूप में वो सुरक्षित रखे जाते हैं। और ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय था। अब सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ आता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इनके लिए एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुना लिया है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होगा? साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। उसी प्रकार हाई कोर्ट के लिए जो अधीनस्थ न्यायालय है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट ने जो अभिलेख जो एविडेंस दे दिया है, जो साक्ष्य दे दिया है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साक्ष्य के रूप में क्या होगा, मान्य होगा। तो इसलिए उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। कौन कहता है, अनुच्छेद 215 कहता है। अनुच्छेद 216 क्या है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 216 यानी प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और साथ साथ अन्य न्यायाधीश होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे अन्य न्यायाधीशों की संख्या या कुल न्यायाधीशों की संख्या के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कितने न्यायाधीश होंगे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है संविधान में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो हाई कोर्ट में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, केवल ये बताया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके साथ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। अब वो कितने होंगे, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे विशेष तौर पर इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो अनुच्छेद 214, 215 और 216 उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति व योग्यता के बारे में ये बात करता है। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है यहाँ पे राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन किसकी सिफारिश पर, तो वो कोलेजियम सिस्टम में आपको पिछले लेक्चर में डिटेल्स में समझा चुका हूं सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में, तो उसको आप जरूर देखें। तो कोलेजियम सिस्टम, जो कोलेजियम प्रणाली है, इसके आधार पर, ठीक है, इसमें 5 जजों की संख्या होती है कोलेजियम सिस्टम में, और इसकी अनुशंसा पर या इसके राष्ट्रपति इससे क्या कर सकते हैं, इसकी सिफारिश पर या इसकी अनुशंसा पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ साथ जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी लेता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्ष करता है, और इस प्रकार यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 217 के क्लोज 2 में, क्लोज 1 में तो यहाँ पे नियुक्ति की बात की गई है, और क्लोज 2 में 217 के क्लोज 2 में यहाँ पे योग्यता की बात की गई है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। ये योग्यता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। तो ये तो रहा अनुच्छेद 217। अब आगे बढ़ते हैं और बात है यहाँ पे अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे उपबंध हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी लागू होंगे। अब वो कौन कौन से उपबंध है, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 का क्लोज 4 और 124 का क्लोज 5, ये ऐसे ही दोस्तों क्या होगा, हाई कोर्ट में भी लागू होगा। अब क्या था एक आर्टिकल 124 का क्लोज 4, जो कि वैसे का वैसे ही हाई कोर्ट में भी लागू होगा, क्योंकि देखो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध, जिसमें आता है आर्टिकल 124 का क्लोज 4 और आर्टिकल 124 का क्लोज 5 का उच्च न्यायालय में लागू होने, हाई कोर्ट में भी वैसे ही लागू होंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल 124 का क्लोज 4 क्या था, आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्हें कैसे हटाया जाता, तो इसके लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों की क्या चाहिए थी, सहमति। और अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों की इसमें सहमति आवश्यक है, सहमति। तो अगर राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों की सहमति, लोकसभा में लाना है 100 सदस्यों की सहमति।
और जैसे ये सहमति पारित हो जाती है तो फिर यहाँ पे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और अगर क्योंकि जनरली प्रत्येक सदन में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत से इस हटाए जाने वाले प्रस्ताव को पारित होना चाहिए, और इस प्रकार से किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे संसद के किसी भी सदन में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और ये कहता है अनुच्छेद 218। तो अगर प्रश्न बनता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 218। इसका आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 219, ये कहता है शपथ के बारे में, यानी जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है उसे शपथ कौन दिलाता है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अब देखो इतने सारे हाई कोर्ट हैं, ठीक है, अब प्रत्येक हाई कोर्ट में इतने सारे न्यायाधीश हैं, तो सब जगह राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, शपथ देने नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास और भी काम है। इसलिए राष्ट्रपति को यहाँ पे राष्ट्रपति शपथ नहीं देता, बल्कि कौन देता है, राज्यपाल। उस राज्य से संबंधित, मतलब जिस राज्य से संबंधित वो हाई कोर्ट है, जिस राज्य से संबंधित वो उच्च न्यायालय है, उसका राज्यपाल उस हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या करता है, शपथ दिलाता है। तो शपथ या प्रतिज्ञान कौन देता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। जिस संबंधित राज्य का क्या है, हाई कोर्ट है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेता है। तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो किसके सामने शपथ लेता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 220, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि पर निर्बंधन, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी कि स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात, यानी अगर वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उसके बाद वो उन उच्च न्यायालयों में अभिवचन या कार्य नहीं कर सकेगा जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो जिन उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त होने के बाद, ठीक है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात, यानी जब वो स्थायी न्यायाधीश का उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, कार्यकाल जो होता है न्यायाधीश का, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, वो होता है 62 वर्ष। तो अगर इसने किसी हाई कोर्ट में क्या कर रखा है, न्यायाधीश रह चुका है, तो फिर वो उन उच्च न्यायालयों में कार्य नहीं करेगा जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। और ये त्याग पत्र अपना किसको देता है, तो त्याग पत्र देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो त्याग पत्र भी इसको राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है, जबकि शपथ इसको कौन देता है, राज्यपाल देता है। उसके बाद है 221, इसमें वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। वेतन भत्तों का निर्धारण ये संसद करती है, और वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन किससे दिया जाता है, तो राज्य की संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 222, तो यह है न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। तो होता है यहाँ पे कई बार कि किसी भी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, और उसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किया जा सकता है। करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किससे परामर्श, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। तो ये तो पहले था ऐसे प्रोसेस, लेकिन फिर वही बात है कि कोलिजन प्रणाली आई, ठीक है, और उसके बाद 1998 से लगभग केवल अकेले मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति यहाँ पे परामर्श नहीं लेता है, बल्कि कोलिजन से वो परामर्श लेता है। तो कोलिजन सिस्टम से, कोलिजन प्रणाली है, राष्ट्रपति उससे परामर्श लेकर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करा सकता है। तो ये तो अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 223 क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो वहां पर भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति थी सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त हो जाए, कंडीशन क्या है कि अगर पद रिक्त हो जाए
अब पद रिक्त कई कारण से हो सकता है, मृत्यु के कारण पद रिक्त हो सकता है, या पद त्याग के कारण पद रिक्त हो सकता है, या उसको हटाए जाने के कारण पद रिक्त हो सकता है। तो यदि किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश है, और अन्य न्यायाधीश कोई हो सकता है, लेकिन उसी हाई कोर्ट का होना चाहिए। किसी अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो चुका है तो उसमें एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसी हाई कोर्ट का किसी अन्य न्यायाधीश में से वो एक होता है, उसको नियुक्त किया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो नया मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा वो उसकी जगह ले लेगा और कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश को हटाकर वो अपना पद ग्रहण कर लेगा। अनुच्छेद 224 क्या है? अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ये सुप्रीम कोर्ट में भी थे और यहाँ पर भी है, अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। देखो ये मुख्य न्यायाधीश था, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है अनुच्छेद 224। उच्च न्यायालय में अगर कामकाज बढ़ गया है या मामले अगर लंबित पड़े हैं, आपने देखा होगा कई हाईकोर्ट में कई समय तक मामले लंबित पड़े होते हैं, कारण क्या है? वहां पर न्यायाधीश पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे कुछ कार्यकारी न्यायाधीश और अपर या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य होते हैं 2 वर्ष के लिए उन्हें क्या करते हैं? कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। हाई कोर्ट में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है 2 वर्ष के लिए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। और अनुच्छेद 224 का क्लोज का कहता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कई बार क्या होता है कि अगर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ गई है, कार्यकारी न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति करता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। देखो यहाँ पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसमें जरूरत पड़ रही है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। तो ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? या तो उसी कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है, या जो अन्य न्यायालय में सेवा दे चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश हैं, उनकी अस्थायी अवधि के लिए यहाँ पे क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से कई बार न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की जो कमी होती है उसे पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में, यानी उच्च न्यायालय को क्या क्या अधिकार हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 225 ये कहता है उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में। अब क्या क्या अधिकार है? तो एक तो अपीलीय अधिकारिता है, अपीलीय अधिकारिता ये सुप्रीम कोर्ट की भी थी और हाई कोर्ट की भी है। अपीलीय अधिकारिता क्या होती है? अपीलीय अधिकारिता अर्थात इसके अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। जैसे देखो हाई कोर्ट के अधीनस्थ कौन सा न्यायालय है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कुछ सजा दे दी, 5 साल की सजा दे दी, 5 साल की उम्र कैद, 5 साल की सजा, सॉरी उम्र कैद, 5 साल की सजा सुना दी, ठीक है। फिर ये व्यक्ति लगाएगा, अब ये व्यक्ति कहाँ लगाएगा गुहार? ये हाई कोर्ट में लगाएगा, हाई कोर्ट में अपील लगाएगा। तो ये अपीलीय अधिकारिता का अधिकार है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट जो उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके द्वारा सुनाए गए निर्णयों के विरुद्ध जो अपील सुनाई जा सकती है, जो अपील करी जा सकती है, वो हाई कोर्ट में करी जा सकती है। तो ये अपीलीय अधिकारिता के क्षेत्र में आता है। उसी प्रकार अगर हाई कोर्ट ने किसी को सपोज मृत्युदंड सुना दिया है, मृत्युदंड,
तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, अपील लगाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, उन निर्णयों को बदल सकता है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, इन निर्णयों को बदल भी सकता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया है तो इसके विरुद्ध अपील हम लगा सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया है तो इस निर्णय की अपील हम कर सकते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आता है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना क्या है, अपील अधिकारिता का क्षेत्र है, और हाई कोर्ट का भी अपील अधिकारिता का क्षेत्र है, क्योंकि उसके अधीनस्थ जो न्यायालय आते हैं उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उनके विरुद्ध हम उसके उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के निर्णयों का हम सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील लगा सकते हैं। साथ साथ हाई कोर्ट की और अधिकारिता क्षेत्र में क्या आता है, जो विधानसभा का चुनाव है उससे संबंध अगर विवाद होता है तो वो हाई कोर्ट में ही सुने जाते हैं। ठीक है, और नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन संबंधी मामले ये भी हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। साथ साथ अधिकारिता का जो मामला होता है, जैसे कि आपका वसीयत का मामला है, और विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, या आपके कंपनी संबंधी या न्यायालय की अवमानना का कोई ऐसा मामला है तो वो भी हाई कोर्ट में सुना जा सकता है। तो ये तो हाई कोर्ट की अधिकारिता की मैंने आपको यहाँ पे अधिकारिता की बात मैंने आपको बताई कि क्या क्या अधिकारिता क्षेत्र है हाई कोर्ट के। उसके बाद अनुच्छेद 226 कहता है कि रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब यहाँ पे देखो, उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिता है वो उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। अगर मैं बात करूं रिट के मामले में, ठीक है, तो जो रिट की अधिकारिता है वो हाई कोर्ट की ज्यादा है, किसके कंपेयर में, सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकार मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, और ये केवल मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट निकाल सकता है। क्योंकि आर्टिकल 32 ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों से संबंधित अगर मूल अधिकारों का हनन किया गया तो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। जबकि अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट की शक्ति देखें तो हाई कोर्ट मूल अधिकारों जो फंडामेंटल हमारे राइट हैं उनके साथ साथ और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है मूल अधिकारों के हनन संबंधी मामलों के लिए, जबकि हाई कोर्ट रिट जारी करता है मूल अधिकार प्लस जो अन्य मामले हैं, कोई अन्य प्रयोजन के मामले हैं, उनसे संबंधित रिट जारी कर सकता है। तो रिट निकालने के मामले में हाई कोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है, किसके कंपेयर में, सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और हाई कोर्ट के रिट निकालने के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 226 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया है। जब मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने सुप्रीम कोर्ट की 5 रिट के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद है अनुच्छेद 227। ये क्या कहता है, उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार। अधीक्षण करने का अधिकार कैसा है, यानी देखो उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट का जो अधीनस्थ न्यायालय है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट का अधीनस्थ है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार, यानी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई मामले सुना दिए हैं वो निर्णय वो बदल सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मामले हैं उनको अपने पास बुला सकता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो साधारण से नियम या प्रारूप तैयार भी कर सकता है। तो ये अधिकार है उच्च न्यायालय का कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का उसे अधिकार है। अगर मैं सामान्य भाषा में आपको समझाना चाहूं तो उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। अधीनस्थ न्यायालय के मामले स्वयं के पास वो बुला सकता है, यानी कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो लंबित पड़ा है, या हो सकता है कि इसने अपना निर्णय सुना भी दिया है तो फिर भी इस मामले को फिर हाई कोर्ट अपने पास बुला देगा। तो ये अधिकार हाई कोर्ट को कौन दे रहा है, अनुच्छेद 227। या अधीनस्थ न्यायालय की पद्धति या कार्यवाही के विनिमय के लिए साधारण नियम और प्रारूप भी बना सकता है हाई कोर्ट।
और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाने में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और उन्हें हटाने का कार्य भी राज्यपाल करता है, लेकिन किसके परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श पर। तो ये अधिकार है हाई कोर्ट को, सॉरी मतलब हाई कोर्ट के परामर्श पर, ठीक है, हाई कोर्ट को अधिकार है। उसके बाद है अनुच्छेद 228, अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मामले को अपने पास मंगा लेना। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो इसको अपने पास बुला लेता है हाई कोर्ट, और इस पर वो सुनवाई कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के अधीनस्थ कौन सा न्यायालय आता है? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ही आता है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज मैं आगे आपको बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जिसमें आता है आपका जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, ठीक है, दीवानी न्यायालय भी इसे कहा जाता है, और एक होता है आपराधिक न्यायालय। तो इसके बारे में अभी मैं आपके अभी इसी लेक्चर में अंत में थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हो गया यहाँ पे अनुच्छेद 228 के अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मामले को अपने पास मंगा लेता है यहाँ पे हाई कोर्ट। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी, सेवक और व्यय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 229 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, सेवा शर्त का वो निर्धारण भी करेगा। अनुच्छेद 230 क्या कहता है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार। ये अधिकार किसको है? संसद को है, यानी संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है। सेम वही है जो यहाँ पे 214वां जो आर्टिकल था, 214 वो बता रहा था ना कि किसी एक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है और एक से अधिक राज्य का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अब संसद चाहती है कि जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, ये यहाँ पे यूपी है और ये यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश का अलग उच्च न्यायालय है, उत्तराखंड का अलग उच्च न्यायालय है। अब संसद चाहिए तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। संसद बिल द्वारा क्या कर सकती है? जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसका अधिकारिता क्षेत्र बढ़ाकर उत्तराखंड को भी कर सकती है, यानी इन दोनों का एक ही न्यायालय बना सकती है संसद विधि द्वारा, ठीक है। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 230 की ये संसद को अधिकार है, संसद को शक्ति है कि वो विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार भी कर सकती है और साथ साथ अधिकारिता का अपवर्जन भी कर सकेगी, यानी उसके अधिकार क्षेत्र को कम भी कर सकती है। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 230। उसके बाद आता है अनुच्छेद 231, दो या दो से अधिक उच्च राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। और ये मैंने अनुच्छेद 214 में आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। और ये एग्जाम्पल इसमें कौन है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनका एक ही उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। वो कौन सा है? वो है गुवाहाटी। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद के द्वारा। अब कुछ यहाँ पे मैं अन्य फैक्ट आपको बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे कि हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला कौन थी? ये आपको बताना है। और नेक्स्ट यहाँ पे हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अब देखो हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी वो थी अन्ना चांडी, जबकि हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी लीला सेठ। अब जो अन्ना चांडी थी ये केरल हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी, जबकि जो लीला सेठ थी ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, अक्सर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यहाँ से।
अब मैं आपको यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे चर्चा करते हैं। यानी जिला न्यायालय, न्यायालय या इसको सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। अब ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय है क्या? तो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है जो दीवानी न्यायालय होता है, यानी ये दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, यानी सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। और दूसरा होता है यहाँ पे आपराधिक न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, ये होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो जो जिला न्यायालय का देखो, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, तो जब वो सिविल मामले का विचार करता है, सिविल मामलों की सुनवाई करता है, सिविल मामलों की यानी दीवानी न्यायालय की सुनवाई करता है, तो तब इसे कहा जाता है जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। और जब यही मुख्य न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपराधिक यानी क्रिमिनल कोर्ट में बैठा रहता है, यानी क्रिमिनल संबंधी मामले या आपराधिक संबंधी मामलों की सुनवाई करता है, उन पर विचार करता है, विचार विमर्श करता है, तो फिर इसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश। तो इसीलिए जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय कहते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय जहां का भी मुख्य क्या है, जिला न्यायाधीश है, जहां पर सुनवाई चल रही है सिविल मामलों की। सत्र न्यायालय क्या होता है, जहां पर आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों की सुनवाई चलती है, इसे क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है, और इसका मुख्य न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश कहलाता है। ये होते एक ही हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ही तो मुख्य न्यायाधीश होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक जिला न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक सत्र न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ऐसा नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन ये क्या कर सकता है, फिर ये मतलब जिला स्तर पर यहाँ पे इस प्रकार से ये मामलों की सुनवाई की जाती है अलग अलग समय में। और जो जिला न्यायाधीश होता है वो दंडिक मामले में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दे सकता है। तो मृत्यु दंड ऐसा नहीं है कि केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही दे। जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मृत्यु दंड भी दे सकता है। लेकिन फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मृत्यु दंड देता है तो इसकी अपीलीय अधिकारिता हमारे पास है, हम अपील लगा सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की अपील लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हम यहाँ पे क्या है, अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र है हमारा। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, चाहे पदों का स्थानांतरण होना हो, चाहे पदोन्नति होनी हो, ये सब कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट से यानी उच्च न्यायालय से परामर्श ली जाता है, परामर्श लिया जाता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति किस द्वारा होती है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो करता है राज्यपाल। योग्यता क्या होती है, तो राज्य और केंद्र में किसी सरकारी सेवा में ना हो, कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव से हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, और हाई कोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। तो हाई कोर्ट सिफारिश करता है और फिर राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। तो ये तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे लेक्चर पसंद आया। आज हमने यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में डिटेल्स में चर्चा की है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।